अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज जो एक बड़ा केस समझा जा रहा था, जिसको इमरान खान साहब ओपन एंड शट केस कहते थे, FIA ने तैयार किया था। तकरीबन 7 वॉल्यूम थे उसके, 4000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल था और अभी इस केस में गवाहान की पेशी भी नहीं हुई थी। लेकिन आज जो FIA का जो कोर्ट था, उसने मियां शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और उनके साहबजादे साबिक चीफ मिनिस्टर मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब को बरी कर दिया इस केस में से। और ये शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। और इसमें जो इमरान खान साहब भी कहते थे कि जिस तरह कुछ लोगों की भी डेथ्स हो गई और कुछ का ये कहा जाता था कि पुरसरार तरीके से उनकी अमवात हुई, जिसमें मकसूद चपड़ासी भी थे, गुलजार नामी भी एक शख्स था, और फिर डॉक्टर रिजवान जिन्होंने ये सारा केस तैयार किया था, उनकी भी डेथ हो गई। तो आज भी इमरान खान साहब ने शरकपुर में जलसे में उसका हवाला दिया, उस पर भी बात करेंगे। और यही आज का सबसे बड़ा मामला है, इस पर बात करेंगे। और नाज़रीन, दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने आज एक बात कही है कि अगर मुझे 3.5 साल में आधी पावर भी मिल जाती तो वो शायद शेरशाह सूरी से मुकाबला कर लेते। अब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उन्होंने अपनी जो है प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर छोड़ दिया है कि चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते हुए, वो आज इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनके पास आधी पावर भी नहीं थी। तो फिर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि जनाब, फिर आपने बैठे क्यों रहे, इसको छोड़ क्यों नहीं दिया अगर आधी पावर भी नहीं थी। और फिर दूसरा बड़ी बात जो है, क्योंकि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जो है वो इस केस में कर रहे थे, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस जिसमें कहते हैं 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई, और बड़े अजीब अजीब तरीके से कि मॉडल टाउन के एक घर से पैसे मोटर बाइक पे या रिक्शे पे जाते थे दूसरे घर, और वहाँ से फिर बैंक जाते थे, और बैंक से फिर दोबारा बाहर चले जाते थे या किसी मनी एक्सचेंज वाले के पास जाते थे, वहाँ से जाते थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी, और उस वक्त FIA आपके नीचे था, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने अपना पूरा जोर तो लगा दिया, जो NCA से क्राइम प्रोसीड्स लेके आए, और वो एक बहुत बड़ा फेवर भी दे दिया, जो मौजूदा हुकूमत उसको इन्वेस्टिगेट भी करने की कोशिश कर रही है। और वो ये था कि जो मलिक रियाज साहब को, बहरिया टाउन वालों को जो बहुत बड़ा फेवर मिला, जो उनके ऊपर फाइन था, वो उस प्रोसीड से वो उनका फाइन पे ऑफ कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए गए। तो सारी तवज्जो जो है बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की उसी में लगी रही, और जो इतना बड़ा ओपन एंड शट केस जिसको कहते थे, उसमें आज मियां शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ साहब बरी हो गए। और इसमें अदालत में आज जो सरकारी जो वकील थे इसके FIA के, उन्होंने FIA के प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा ने उनकी बरियत की दरख्वास्त की मुखालफत की, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये केस आगे चले और मुल्जिमान पर फ़र्द जुर्म आयद की जाए, इनका ट्रायल मुकम्मल किया जाए। लेकिन अदालत ने बरी कर दिया। और अगर आपको याद हो, जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, शायद उसी दिन वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब हल्फ उठा रहे थे, और वो उस दिन जो है मुलतवी हो गया था। तो इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं अली परवेज साहब, अ यंग पार्लियामेंटेरियन, अ यंग लीडर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया अली आपके वक्त का। मेरे साथ अमजद खान नियाजी साहब मौजूद हैं, MNA हैं अभी तो मैं कहूँगा, क्योंकि शायद इनका अभी इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, रहनुमा तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया। यंग रहनुमा, अच्छा, वो बिल्कुल जी, अली परवेज कह रहे हैं कि अमजद खान नियाजी साहब भी यंग रहनुमा है, और हम तो मानते हैं कि वो वाकई यंग हैं। और नियाजी जब दे दिया है ना, इस्तीफा जब हमने दे दिया तो फिर दे दिया ना, आप सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही चलें, ठीक है जी, सिर्फ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको करते हैं। लेकिन क्योंकि अली परवेज मलिक कह रहे हैं आप यंग हैं, और यंग इसलिए भी हैं कि माशाल्लाह आपके लीडर चेयरमैन 70 साल की उम्र में भी वो इतने पुशअप्स निकाल लेते हैं, शायद कोई यंगस्टर भी उनके मुकाबले का नहीं कर सकता। तो वो भी न्याजी, आप भी न्याजी, तो आप तो सदा बहार माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्त रखे, यंग ही रहेंगे। मेरे साथ अभी स्टार्ट में राजा आमिर अब्बास साहब हैं, माहिर कानून है, उनसे जरा थोड़ा सा ब्रीफली हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आज फैसला आया है इसमें कहानी क्या है। और जी राजा आमिर अब्बास साहब को मेरी आवाज जा रही?
जी जी आ रही है जी राजा आमिर अब्बास साहब बताएं, बड़ा फैसला आज आ गया है। ओपन एंड शट केस कहते रहे, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की मेहनत, डॉक्टर रिजवान मरहूम की मेहनत और जो गवाहान थे उनकी का इस दुनिया से चले जाना, क्या कहते हैं? देखिए, ये कोई ऐसा हैरानकुन फैसला नहीं है। ये फैसला जिस दिन आपने कहा अपने इंट्रो में कि उनका चार्ज फ्रेम होना था और वो वजीर आजम और वजीर आला का ओथ ले रहे थे, तो उस दिन ही आया हो चुका था कि जनाब ये केसेस जो से हैं और ये जो इसका अल्टीमेट जो हमें रिजल्ट है वो इसी शक्ल में हमें नजर आ रहा था कि आपको याद होगा FIA के जो प्रोसिक्यूटर थे उस वक्त, उन्होंने इस्तीफा दिया था और इस्तीफे में लिखा था कि द DG डजंट सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन परसुइंग दीज केसेस, और इस वजह से मैं ये केस प्रोसिक्यूशन से रिजाइन कर रहा हूँ। तो जब एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हेड जो कि प्रोसिक्यूट करेगा, जो कि एविडेंस लेके आएगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके बारे में प्रोसिक्यूटर ये कहता है और उसके बाद जो चालान होता है और कोर्ट जब पूछती है कि जनाब आप बताइए कि जी कौन सी एविडेंस है जिससे आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं, तो वहां पे जो एक बड़ी फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन अगर ये जवाब देती है कि जी वो अनेबल है और इन साहिबान को कनेक्ट नहीं कर सकती, तो ये वो केसेस हैं कि जिसके बारे में फिर फेटअप कहता है कि जनाब पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग या अकाउंटेबिलिटी के केसेस तो बनते हैं, लेकिन उनका जो हतमी जो रिजल्ट होता है या मंतकी अंजाम जो होता है वो अदालतों से नहीं हमें नजर आता, और फिर मनी लॉन्ड्रिंग में पाकिस्तान को फेटफ जैसे अदारों में परेशानियां होती हैं। राजा आमिर अब्बास साहब बिल्कुल सही है, वो है एक वो फेटफ के अंदर भी एक बहस है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। अभी तो हम बहुत कहा जा रहा है कि हम शायद ग्रे से भी निकल जाएंगे, लेकिन 7 वॉल्यूम 4000 सफ़ात, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब अपने टाइम के दौरान क्यों नहीं इसको लॉजिकल एंड तक ले जा सके? देखिए, बैरिस्टर साहब मुझे नहीं पता क्यों नहीं ले जा सके, क्योंकि शायद उनको नहीं पता था कि हमारे अदालती निजाम में आपने कैसे प्रोसिक्यूट करना है। उनको समझ होनी चाहिए थी कि जब 2 साल तक चार्ज ही फ्रेम नहीं हो रहा तो क्या वजूहात हैं, और उसके बाद कि जी कभी बीमारियों की आपको पता है कितनी इसमें एप्लीकेशंस आई, लेकिन बैरिस्टर अगर नहीं कर सका तो आज जो प्रोसिक्यूटर था उसने कहा जी ये वो तमाम चीजें हैं जो पुराने दौर में पुरानी हुकूमत में कलेक्ट की गई। देखिए ज़मीर, बात एक अगर क्रिमिनल ट्रायल की बात होती है तो क्रिमिनल ट्रायल में जब तक एविडेंस नहीं आता, कोई बैंक का मैनेजर नहीं आता क्योंकि इसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थी, कोई दीगर अफराद नहीं आते, उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होती, हाउ यू कैन एस्टेब्लिश के जी केस जो सा है वो दुरुस्त है या गलत है। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि चार्ज भी फ्रेम नहीं हुआ और उसके अलावा एविडेंस भी नहीं लीक किया गया। तो ये इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, पहले हुदैबिया भी हुआ, फिर ये भी आ गया। तो हमको लग रहा है कि जनाब ये वो केसेस हैं कि जिसमें आप बिल्कुल चुप करके कुछ बोलने के काबिल नहीं रहते। सही। क्या राजा आमिर अब्बास साहब बिल्कुल सही। राजा आमिर साहब क्विकली मुझे छोटी सी बात एक बता दें कि ये जितने 4000 से जायद सफ़ात, 7 वॉल्यूम, ये अभी किसी की कस्टडी में है कि आने वाले टाइम्स में इनकी बेस पे दोबारा ये केस किसी और अदालत में रीओपन किया जा सके, या इट्स क्लोज इन पास्ट ट्रांजैक्शन नाउ? देखिए, ये जो कस्टडी की बात है कि जैसी ये हुकूमत आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस लिया था और उन्होंने ये जो मेगा केसेस थे, पर्टिकुलरली ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, इसका तमाम रिकॉर्ड मंगवा लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने कहा था कि हम ये नजर रखेंगे कि कहीं गवर्नमेंट इसको इन्फ्लुएंस ना करे प्रोसिक्यूशन को। सही। तो रिकॉर्ड तो मौजूद है, अब देखना ये होगा कि क्या FIA इसमें अपील करती है। अगर तो वो अपील करती है फिर तो ये मैटर लाइव रहेगा, लेकिन अगर वो अपील नहीं करती तो फिर टेक्निकली तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरी हुकूमत आके दोबारा से अपील करती है तो फिर कंडोन करना अदालतों के पास राइट है कि उस डिले को कंडोन करके इस केस को सुन भी सकते हैं।
तो सही। ये लेकिन वो एक कमजोर केस हो जाएगा। लेकिन ये केस अभी खत्म नहीं हुआ, ये केस अभी चल रहा है। सलमान चूंकि मफरूर है, दीगर अफराद भी हैं, तो बहुत इसमें बहुत अभी शुक्रिया। थैंक यू राजा आमिर अब्बास साहब, आपने हमें किया, हमें बताया कि इसमें क्या हुआ, अब आगे क्या हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब ने इस केस के फैसले आने के बाद ट्वीट की, जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। हक ज़ात ने फिर फजल फरमाया, मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे बेबुनियाद सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमे से बरीयत का ये दिन दिखाया। इस पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। बदतरीन चीरा दस्तियों, रियासती कुव्वत के इस्तेमाल और इदारों को यरगमाल बनाने के बावजूद हम अदालत, कानून और आवाम के सामने सुर्खरू हुए। और फिर हमजा शहबाज साहब का भी ट्वीट है, अल्हम्दुलिल्लाह मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे मुकदमे में बाइज्जत बरी होने से हम एक मर्तबा फिर सुर्खरू हुए हैं। आज सच की अजीम कामयाबी हुई है। सियासी केस में मुझे तकरीबन 22 माह और वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी पाबंदे सलासल रखा गया। इमरान नियाजी की ईमा पर बनाए इन मुकदमात का हमने बामर्दी से मुकाबला किया। अमजद खान नियाजी साहब, इमरान खान साहब ने भी बात किया, वो मैं जब अली परवेज साहब के पास जाऊंगा उस वक्त पूछूंगा। ओपन एंड शट केस, ये आप लोग भी तवक्को कर रहे थे कि इसका नतीजा भी यही निकलेगा? जमीर हैदर, जब इदारों के गले दबा दिए जाए ना और एनआरओ मिल जाए तो फिर यही फैसले आते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि इस रजीम चेंज के जो बेनिफिशरी हैं, जो मुआहदात हैं कि इनको केसेस से बरी करवाना है, जो ओपन एंड शट केसेस हैं, जैसे ये मनी लॉन्ड्रिंग का, टीटीज का, जिसमें मकसूद चपड़ासी था, जिसमें डॉक्टर रिजवान की डेथ हुई, और मतलब ये बड़ी हैरान कुन बात है। और फिर आज जिस तरीके के साथ अदालत से ये केस जो है, मैं समझता हूँ वापस लिया गया है, जिसमें गवर्नमेंट और एफआईए एक साइड पे खड़ी हो गई। अदालत को उन्होंने कहा जी हम बेसिकली तो कहा जा रहा है कि हम बरी हो गए, लेकिन बरी होना हकायक के बरअक्स है ये चीजें, क्योंकि जहां पे प्रोसिक्यूशन ने कोई एविडेंस जो थे उसको अदालत के सामने उस तरीके के साथ फाइट ही नहीं किया जो करना चाहिए था। और जैसा कि इससे पहले एहतसाब के जो वकील थे उन्होंने भी यही किया। तो ये तो हम कह रहे हैं कि अगर आपने अशराफिया को इस तरीके के साथ बेनिफिशरी करना है पाकिस्तान कि फिर अदालती निज़ाम पे, पाकिस्तान के इदारों पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ छोटे चोर ही जेलों में बंद रहेंगे, बड़े मगरमच्छ जो है वो अगर जुर्म करेंगे तो वो मजे करेंगे, यानी कि फिर आप खुली छुट्टी दे रहे हैं लोगों को। अमजद खान न्याई साहब, एक क्विकली एक छोटी सी बात मुझे बता दें कि 2 साल से ये केस चल रहा था, तो आपको नहीं चाहिए कि आप बैरिस्टर शहजाद अकबर से पूछें कि भाई ये क्या तुमने इतने अरसे, मतलब तुम्हारी तवज्जो सिर्फ वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो थे एनसीए के थ्रू वही लाने थे और बस उसमें ला के आपने बहुत बड़ा मार्का मार दिया, वो पैसे अदालत में जमा करा दिए। एक इतने बड़े बिजनेस टाइकून को आपने बड़ा मजे से, मलिक रियाज बहरिया टाउन वाले को आपने मतलब इतना बड़ा रिलीफ दे दिया, और ये जो ओपन शट केस जिसको वो खुद सारी चीजें आके बताते थे, इसको क्यों नहीं उन्होंने परसू किया? ये आप लोग पूछेंगे नहीं, इमरान खान साहब पूछेंगे नहीं उनसे, क्योंकि वो अब हमें पाकिस्तान में नजर नहीं आते। मैंने पहले कहा कि आपका सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। ये तो बाद में हुआ ना, चले बाद में हुआ ना, आपकी मेरी बात है, मैंने वैसे पूरा कहा है कि आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। जहां पे आप रोजाना की बुनियाद पे आप डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करें, कभी बीमार पड़ जाएं, कभी क्या करें, कभी फिर वकील हो, कभी हड़तालें कराएं, कभी क्या करें, क्या कभी, मतलब ये बहुत सारी टैक्टिक्स हैं जो आगे चलने नहीं दिया। चलें, बिल्कुल सही है। मैं चाहूंगा कि अली, जब इसको मंतकी अंजाम तक जाना था तो वहां पे गला ही दबा दिया गया सिस्टम। चलें, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। अली परवेज मलिक साहब की तरफ जाने से पहले जो इमरान खान साहब ने इस केस के फैसले के ऊपर रिएक्शन दिया है वो बातें प्रोड्यूसर साहब, तो फिर अली परवेज मलिक साहब से उस पर बात करते हैं।
चार जो फैक्ट्री में करने वाले गवाह थे जिन्होंने पैसा लिया वो सब हार्ट अटैक से मर गए हैं कि सारों को ही हार्ट अटैक हो गया। मकसूद चपरासी को भी हार्ट अटैक हुआ। और फिर डॉक्टर रिजवान था FIA का इन्वेस्टिगेटर जो इनके केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसको भी हार्ट अटैक हो गया। तो सारी अरबों रुपए की चोरी शहबाज शरीफ और इसके बेटों की सबके ऊपर पानी फिर गया। अली परवेज मलिक साहब, दो तीन चीजें हैं। एक तो कहते हैं कि जिस तरह रिलीफ अदालतें दे रही हैं वो जिस तरह शहबाज स्पीड साहब का अपना काम होता था पंजाब में, उसी स्पीड से अदालतें उनको रिलीफ भी दे रही हैं। एक चीज। दूसरा बात ये हो रही है कि ये अब एक फाइनल हो गया, NRO 2 भी मिल गया। योर टेक। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़मीर भाई, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, अमजद नियाज़ी साहब ने क्या गुफ्तगू की, फ्रैंकली मुझे तो समझ नहीं आई, क्योंकि ये एक्विटल हुआ है, इसमें केस किसी ने कोई वापस नहीं लिया। तो इसलिए मैं इस सिरे का वहाँ से बात शुरू करूँगा जहाँ पे राजा आमिर अब्बास साहब बात छोड़ के गए हैं। देखें, उन्होंने कहा ये फ़ैसला हैरान कुन नहीं है। उन्होंने किसी और वजह से कहा, मैं आपसे बताता हूँ कि ये हैरान कुन क्यों नहीं है। क्योंकि जब भी इमरान खान के बनाए हुए जो ये सियासी इंतकाम के मुकदमे थे, इनको आगे लेके चला गया, आपने देखा है कि किस तरह से आला अदलिया ने उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन उनकी आई है कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए और आपकी ज़ुबानबंदी के लिए इस्तेमाल किए गए थे। आप मियां नवाज शरीफ साहब का, मरियम साहिबा का एवनफील्ड केस का जो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला है वो देख लें। आप ये मामला देख लें जो अभी शहबाज शरीफ साहब का, हमजा शहबाज शरीफ साहब का है, साद रफ़ीक साहब का देख लें, आप SN इकबाल साहब का देख लें, ख्वाजा आसिफ साहब का देख लें। तो इसलिए ये हैरान कुन नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। उनकी तो मेरे ख्याल से बदतरीन मिसाल है ना सियासी इंतकाम की, कि आपने तो अगले के ऊपर हीरोइन ही डाल दी ना, और उसके बाद आके असेंबली के फ्लोर के ऊपर आके कहा कि मैंने अल्लाह को जान देनी है और मैं ये साबित करूंगा कि ये इनकी गाड़ी में से हीरोइन बरामद हुई। उसके बाद ना आप नजर आए, ना आपकी वो एजेंसियां नजर आई जिन्होंने ये वहां पे जो उनको अरेस्ट किया था। तो मेरे ख्याल से ये वो चीजें जिनको हमें जहन में रखना चाहिए। और आज क्या बेहतर होता कि इस तकलीफ के अंदर जो आपके प्रोग्राम में मेरा भाई उठा रहा है, इसकी जगह वो जो खुद साख्ता शर्लक होम्स थे हमारे शहजाद अकबर साहब, जिन्होंने यहाँ पे रियासत के वसाइल 3 साल इस्तेमाल किए और उसके बाद कभी लंदन पहुंचे, कभी वहाँ पे 5 स्टार होटल में रहे, कभी किसी और जगह गए और ये सारे केसेस बिल्डअप करने की कोशिश की। तो आज उनको कटहरे में खड़ा करके पूछना चाहिए कि आप बताएं आपकी उस सारी एक्सरसाइज का आउटकम क्या है। आप ना तो पाकिस्तान के किसी अदालत के अंदर कोई कन्विक्शन दिलवा सके, ना आप NCA के अंदर शहबाज शरीफ साहब का, सुलेमान शहबाज साहब का, हमजा शहबाज साहब का, इन्होंने यही केस परसू करने की कोशिश की थी NCA में, वहां से भी क्लीन चिट मिल चुकी हुई है। तो इनको आज कटहरे में खड़ा करके इनसे पूछना चाहिए। और मैं अपने भाई की नॉलेज के अंदर इजाफा करने के लिए ये आपको बता दूं कि जब ये आप देखें, इक्विटल के 2-3 तरीके होते हैं जब आपका केस आगे चलता है। एक तो ये है कि ट्रायल के बाद आपको इक्विटल मिले, और दूसरा ये होता है कि आपने जो आज तक शवायद इकट्ठे किए हैं उनकी बिना के ऊपर जब आप चलान सबमिट करवाते हैं तो उसी के ऊपर जज फैसला कर दे कि भाई कि आपके इल्जामात का इस एविडेंस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो आपका प्रोसिक्यूटर वहां पे एहतजाज भी करे, बताए भी सही कि आपने पिछले 3-4 साल में कितनी मेहनत की है। अगर जज समझता है कि आपके पास एविडेंस मौजूद नहीं है जो टाई करती है शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज शरीफ साहब को इस मामले से, तो चलान सबमिशन के ऊपर इक्विटल हो जाता है जो इस केस में हुआ है। तो इनको थोड़ा सा अपना रवैये को भी देखना चाहिए, अपने गिरेबान के अंदर झांके। प्रोसिक्यूटर ने रिक्वेस्ट तो की, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि केस आगे चले। तो जज साहब ने कहा कि ये ट्रायल पे जाने के काबिल भी केस नहीं है। तो उस पे तो ये इनको देखना चाहिए ना कि इन्होंने कितना कमजोर केस बनाया, वसाइल किस तरह से जाया किए, और सिर्फ इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब की जुबानबंदी करनी थी और शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी इमरान खान को मुंह चढ़ाती थी जब वो वजीर आजम था, तो उन्होंने उस किस्म की हरकतें की। तो ये नामुनासिब है। आज अगर इमरान खान साहब सिंसियर होते ना इस मुल्क के अंदर करप्शन के खात्मे के मकसद के ऊपर, तो वो आज आपका सियासी इस सारे के सारे निजाम को सियासी जो आपका इंटरफेरेंस है उससे आजाद करवाते, अपनी पसंद के चहीते या नैब के चेयरमैन को वीडियो दिखा के सियासी कार्रवाई ना करवाते।
इसके बाद दूसरी चीज जो करते वो कैपेसिटी बिल्डिंग करते प्रोसिक्यूशन की, आपकी ये जो सारी एजेंसीज हैं, ताकि वो एविडेंस और पहले ये असेस कर लें कि किसी केस को हाथ भी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बाद में शर्मिंदगी ना हो। तीसरी बात ये जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपने करप्शन का निजाम ठीक करना है वो ये है कि जो लोग इल्जाम लगाते हैं, जो लोग प्रोसिक्यूट करते हैं, जो लोग लोगों को जेलों के अंदर इल्जामों की बेसिस के ऊपर बंद रखते हैं, अगर बाद में वो केस को मंतकी इंजाम पे ना ले जा सकें, सजाएं ना दिलवा सकें, तो उनका भी कड़ा एहतसाब होना चाहिए और उनको इस कटहरे में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि वो जो आपने लोगों के कीमती दिन जाया किए। हमजा शहबाज शरीफ साहब की बच्ची की पैदाइश हुई, उसके बाद वो इलाज के लिए बाहर गई, उस वक्त हमजा शहबाज शरीफ साहब को जेल में रखा गया। इन सारी चीजों का कौन अजाला करेगा? ये वो चीजें कि अगर आप अपनी पसंद ना पसंद के बियॉन्ड देखें, आप मुल्क के निजाम को बेहतर करना चाहें, तो इस रास्ते के ऊपर आपको काम करना चाहिए। बिल्कुल, वेरी राइट। जो आपने कहा, अमजद खान नियाज़ी साहब ने जो कहा कर लिया गया, मेरे ख्याल में उन्होंने वो मॉक किया है FIA को, कि FIA ने इस तरह का केस किया कि समझ लेंगे जैसे वापस ही ले लिया। लेकिन इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक। सॉरी, तो शवाहिद जो सारे इनकी 3 साल की हुकूमत में इकट्ठे हुए थे वही प्रेजेंट किए ना चलान के साथ। तो अगर इन्होंने नाकिस अपनी प्रोसिक्यूशन की थी तो उसके बाद हमारा तो उसमें कोई कसूर नहीं है ना? बिल्कुल। लेकिन अब जो वो जिस तरह वो राजा अमरबाज साहब ने भी बताया कि जब आप लोगों की हुकूमत आई तो वो जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि जी आई डोंट सी इन परस्यूइंग दैट केस। चले इस पर मजीद भी बात करते हैं। रिकॉर्ड के ऊपर एविडेंस आ जाए तो उसके बाद कोई अपनी मर्जी से उसको हटा नहीं सकता। एग्जैक्टली, वेरी राइट। इस पर मजीद भी बात करेंगे और उसके बाद ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब शेरशाह सूरी क्यों नहीं बन सके। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अमजद नियाज़ी साहब, अगर आप किसी बात का रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो वो भी कर लें। और दूसरा ये जो आज इमरान खान साहब ने कहा है कि जो 3.5 साल उनके पास मतलब जो पावर थी, मतलब जो होनी चाहिए थी, उसकी आधी भी होती तो वो शायद शेरशाह सूरी से मुकाबला कर लेते। तो फिर क्यों नहीं, मतलब जब उनको लग रहा था कि वो कुछ नहीं कर पा रहे तो वो उस वक्त चले जाते। ऑपोजिशन भी कह रही थी इलेक्शन करवा लें और फिर दोबारा आप, और फिर ये जो सारी बातें अब कर रहे हैं उस वक्त भी तो कर सकते थे। ज़मीर हैदर भाई, पहली तो बात यह है कि मैं अपने भाई का जवाब दूंगा। मेरा इक्विटल से मुराद ये है कि जब वहां पे प्रोसिक्यूशन जो वहां पे खड़े होते हैं प्रोसिक्यूटर, अगर वो वहां पे अपना केस पूरी तरह रिस्पॉन्ड ही ना करे अदालत को और वहां पे वो सुम्मुम बुकमुन बैठे रहे, तो फिर आप केस का नतीजा वही रिजल्ट आता है ना जो आ रहा है, और फिर आप उसके दांत उससे निकाल लें तो यकीनन फिर ये बरियत भी होती है और इसके मंतकी अंजाम फिर नहीं होते। फिर ऐसे ही लोगों को जो है वो अशराफिया को हमेशा से ये एक मिलता रहा है, रिलीफ मिलता रहा है। तो मेरे कहने का ये मकसद है। तो उसमें आपने देखा कि जो लोग जिनकी डेथ हुई, खान साहब ने भी आज जलसे में कहा, जो इनको इन्वेस्टिगेट करने वाला था उसकी भी डेथ हो गई और बड़े अजीब अंदाज हुई। तो ये बड़ी हैरान कुन चीजें हैं सब पाकिस्तान के लिए और अफसोसनाक भी है। और दूसरा आपका ये कहना कि इमरान खान ने जो कहा है वो सच ही कहा है कि अगर हम इलेक्ट होके आते हैं, पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, तो हमारे पास पावर्स भी वही होनी चाहिए। हमारे साथ ये जो चिट चैट है, ये जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए कि हमें फिर पूरा इख्तियार भी दिया जाए बहसियत, क्योंकि इख्तियारात के मामले में आपको भी इल्म है, इसकी वजाहत की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम जजा और सजा से हमने ही गुजरना है या सब ने गुजरना है, तो फिर इख्तियार प्राइम मिनिस्टर का होना चाहिए। और इसमें कोई मजाइके वाली बात नहीं की, उन्होंने हकायक कौम के सामने रखे हैं। क्योंकि हमेशा लोग जो है वो चीजों को छुपा के रखते हैं लेकिन कौम के सामने नहीं रखते। खान चूंकि कौम के सामने हर एक चीज वाज़ेह अंदाज में बयान कर रहा है और बता रहा है कि मेरे पास कितने इख्तियारात थे और कितने नहीं थे। उन्होंने कोई इसमें कोई इतना अरसा वो लिहाज करते रहे, लिहाज रखते रहे, एक जिस तरह शरीफ आदमी लिहाज रखता है किसी का। देखें आप ज़मीर भाई, आप एंकर हैं, अपने टीवी पे बैठे हैं, आप अपनी मर्जी की गुफ्तगू नहीं कर सकते, मर्जी का अपना माफी जमीन नहीं बयान कर सकते या चीजों को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, जबकि आपने ही गुजरना है सारे फेज से। फिर आपके एंकर होने का क्या फायदा? तो खान का भी यही मतलब है कि जब प्राइम मिनिस्टर मैं हूंगा तो मुझे इख्तियारात मिलने चाहिए, या उस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इख्तियारात अब वक्त की जरूरत है। सही, ठीक, बिल्कुल सही। अली परवेज मलिक साहब, इमरान खान साहब का दावा भी सामने आ गया, सारी चीजें सामने हैं
नैब के जो है वो भी अदालत में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी बड़ी दिलचस्प किस्म की जरा चल रही है। बड़े सवालात आ रहे हैं कि जी ये तो एक तरह से बिल्कुल तुतलेस बना दिया है नैब को, और नैब में अब बड़े बड़े केसेस भी सारे ख़त्म हो जाएंगे, जिसका टेक्निकली शायद आप लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है और आने वाले या जाने वालों को भी हो रहा होगा। तो जो इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे पास 3.5 साल में आधी पावर भी मुझे मिल जाती तो मैं शायद शेर शाह सूरी बन जाता, तो आप लोगों को आइडिया था कि इमरान खान साहब के पास पावर नहीं है? क्योंकि वो कहते हैं ना कि मियां शहबाज शरीफ साहब को, तो मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह चले गए मुल्क से, उनको तो मतलब उसका भी शायद नहीं आइडिया था। फिर मरीम नवाज को बाहर भेजने पर वो डट भी गए, उस वक्त शायद फुल पावर मिल गई थी उनको। देखिए ज़मीर भाई, मैं नहायत ही एहतराम से अपने भाई से ये गुजारिश करूँगा, जो आज का फैसला आया है ना, ये मामला अभी ट्रायल पे नहीं गया था। मैंने इनको पिछले सेगमेंट में भी बताने की कोशिश की कि यहाँ पे कोई सुमुल बुकमन नहीं रहा था। यहाँ पे जो आपने शहादतें इकट्ठी की थी उसकी बिना के ऊपर जब चालान सबमिट हुआ तो जज ने वहां पे ही केस फारिग कर दिया कि इसके अंदर आपके पास कोई कनेक्शन ही नहीं है शहबाज शरीफ साहब से और हमजा शहबाज कह रहे हैं ना कि शरीफ प्रोसिक्यूटर की वीकनेसेस होंगी ना, जिसकी वजह से उसने उसको मतलब आप मुझे आपके पास कोई एविडेंस आ गया है, वो रिकॉर्ड हो गई है, तो वो अदालत में नहीं प्रेजेंट होगी। अदालत के अंदर अगर एविडेंस तो हुआ ही नहीं ना, वो तो होता है ना। चलान क्या होता है? चलान क्या होता है जी? चलान तो चलान के ऊपर जो आपके पास उन्होंने ट्रायल से पहले ये फारिग हुआ है, सुमुल बुकमन होने का तो बात ही यहाँ पे राइज नहीं होती ना। चले, मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये प्रोसिक्यूशन की कैपेसिटी को इंप्रूव करते, इस सारी चीजों को, निजाम को बेहतर करते, तो मैं कहता कि ये इस मकसद के साथ इनकी कमिटमेंट है, बट इन्होंने नहीं किया ना। अब जो भी मसला हुआ, अदालती निजाम के अंदर एक फैसला हुआ है तो उसकी एहतराम करें, वरना ये ना हो कि कल मेरा भाई भी उसी तरह इमरान खान की तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर कहीं खड़ा हो। अच्छा, अब आ जाए जो ये बात कर रहे हैं कि मेरे पास अगर आधी पावर भी होती तो मैं शेरशाह सूरी का। जी अमजद भाई क्या कहना चाह रहे हैं क्विकली सर? मैंने कहा कंटेम्प्ट लगती रहती है, कोई मसला नहीं। अच्छा चले जी, मुझे पता है आप तो रिपीट ऑफेंडर हैं और आपको वो सर के ऊपर बंदूक रख के आपसे वो माफीनामा लिखवाते हैं और उसके बाद आपको गुंजाइश भी मिल जाती है, तो ये तो हमने चीजें देखी हैं। तो आप भी उसी रास्ते के ऊपर, क्योंकि कंटेम्प्ट तो मतलब लाडले हैं अभी भी। आप कह रहे हैं ना कंटेम्प्ट तो लगता ही रहता है और सजाएं नहीं होती, तो ठीक है। दानियाल अजीज के साथ तो ये नहीं होता, तलाल चौधरी के साथ तो ये नहीं होता, निहाल हाशमी के साथ नहीं होता, के साथ तो जेल जानी पड़ती है, तो इनके साथ ये रवैया नहीं होता। तो आप अगर कह रहे हैं कि वो लाडले हैं तो यकीनन नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि मतलब अच्छा चले, मैं कह रहा हूं नहीं, जावेद लतीफ साहब 12 मरतबा कह चुके हैं, कितनी दफा ना, तो जावेद लतीफ साहब जेल नहीं काट के है। आप उसके बाद बताएं इमरान खान साहब कितने दिन जेल ले चलें, इसका भी अमजद साहब से पूछ लेंगे। आप इस पे ऐसे माफीनामे का क्या फायदा कि आपके सर के ऊपर बंदूक रख के लिया जाए और उसके बाद जज साहिबान जो हैं आपको माफ कर दें। चलें, पर देर आए दुरुस्त है। मैं उम्मीद रखूंगा कि ये रवैये सारे लोग जो हैं वो अपने एक दफा से रिव्यू करेंगे। अब इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मुझे आधी भी ताकत बनती तो मैं शेरशाह सूरी बन जाता। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब के इक्तदार में आने से पहले के इंटरव्यू तो निकाले ना जरा, जिसमें वो कहते थे कि अगर मुझे कोई लूली लंगड़ी हुकूमत मिलती हुई तो मैं उसको लात मार के उसको नहीं लूंगा। तो उसके बाद परवेज इलाही साहब के घर जो बैठे रहे, जिनको वो पंजाब का डाकू कहते थे, खुद आजाद उम्मीदवारान के बारे में क्या कहते थे, उनके गले के अंदर दुपट्टा या पट्टा जो भी डालना था वो डालते रहे। उसके अलावा कौन कौन सा उन्होंने समझौता इस इक्तदार के लिए नहीं किया जो आज आके ये बात कर रहे हैं। उसके बाद जब इनको निकाला जा रहा था एक आईनी तरीके के साथ, जब इनके पास मेजॉरिटी मौजूद नहीं थी, तो मुझे बताएं इन्होंने कौन सा तरीकेकार नहीं अडॉप्ट किया अपनी हुकूमत को बचाने के लिए? इन्होंने जाके क्या घुटने गोडे पकड़े नहीं हर जगह जाके कि जी मेरे साथ आके खड़ो? किसको जानवर कहते रहे, किसको मीर सादिक कहते रहे, किसको मीर जाफर कहते रहे? ये सारी चीजें क्या आपके सामने नहीं है? तो क्यों ये दोगली गुफ्तगू कर रहे हैं? मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं। और अगर कोई मेरा भाई कहता है इसके साथ कोई चिट चैट करके इसको कोई किसी रास्ते के ऊपर डालता था, तो ये फिर इखलाकी जुर्रत पैदा करें कि ये मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के पीछे ना छुपें। आज टीवी के ऊपर नाम लेके कौन लोग इनको काम नहीं करने देते थे। मेरा भाई नेशनल असेंबली को चेयर करता रहा स्पीकर की अदम मौजूदगी के अंदर, डिप्टी स्पीकर की एब्सेंस के अंदर। तो बताए इसको कौन फोन करके कहता था कि अली परवेज का माइक बंद करो, अली परवेज का माइक खोलो, तो यहां पर ये XYZ से बाहर निकले। गुजारिश ये है कि अब एक इंग्लिश की कहावत है, बड़ी मशहूर है, मेरे भाई ने भी सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी, अ बैड वर्क्समैन ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स। तो जब आपकी कारकर्दगी ना हो तो इसी किस्म के ढीले बहाने आप ढूंढते हैं कि जी मैं आपके ऊपर सारे के सारे जिम्मेदारी डाल दूं, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जिम्मेदारी डाल दूं या किसी तीसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल दूं। तो जिम्मेदारी लें, कारकर्दगी नाकिस थी,
इसलिए इनके इत्तेहादी पीछे हुए। जब इत्तेहादी पीछे हुए तो इनकी हुकूमत गिर गई, और इस चीज को अगर ये हजम कर लेंगे और रियासत के मफादात के खिलाफ काम नहीं करेंगे तो शायद इनको अगली दफा फिर अवाम मुंतखब कर दे, वरना तो इसी तरह ये जलसा चलें वैसे अगर शायद की बात नहीं, अगर आज आप जनरल इलेक्शंस करवा लें तो ये तो आपके हुकूमती लोग भी कहते हैं एक सेकंड कर जाएंगे। अभी ब्रेक के बाद में मुझे पहले ये बताएं कि जो बारूदी सुरंगें जिनको डिफ्यूज करने के लिए हम अपना पॉलिटिकल कैपिटल इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम अगला श्रीलंका ना बन जाएं, क्या लोग नहीं जानते वो किसका किया धरा है? क्या वो नहीं जानते कि वो सीज जो इसके सीड्स थे वो सारे के सारे इमरान खान बो के गया था जब उसने रिकॉर्ड खसारे दिए? तो क्या लोग भेड़ बकरियां उनको नहीं मालूम? लेकिन अली इस पर फिर डिबेटेबल है कि आपके टाइम में इकोनॉमिक सर्वे आया है जिसमें रिकॉर्ड ग्रोथ भी आई है, उस पर इस पर ब्रेक के बाद, क्योंकि मुझे अभी कहा जा रहा है वक्त हुआ ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अमजद परवेज साहब, सॉरी अमजद खान नियाजी साहब, माजरत से अभी जो अली परवेज साहब ने कहा कि जी XY के नाम मतलब लेना बताएं कि क्यों कौन चिट-चैट करता था और कौन नहीं चलने देता था उनको, तो फिर अभी जो मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी तो मतलब यही बात की इदारों के मुतल्लिक के जी उन्होंने हमारे साथ ये जुल्म किया। हालांकि उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत भी नहीं थी, आपकी हुकूमत नहीं थी। 13 जुलाई को वो अरेस्ट हुए थे और 18 अगस्त को आप लोग ने हल्फ उठाया था प्राइम मिनिस्टर का, इमरान खान साहब ने। योर टेक सर। जमीर हैदर भाई, मुझे ये भी जरा बता देना, जो नारे लगाते थे कि ये जो वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, मरियम सफदर साहबा नारे लगवाती थी, तो वो नाम भी जरा ले देना। तो मुझे वो देखें, आज पाकिस्तान में ब्लेम गेम के तौर पे अगर पढ़े ना तो सबसे ज्यादा तो बूट पॉलिश जो है वो चेरी ब्लॉसम ने की है। इनको पता है, अब आज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जितने बूट पॉलिश किए हैं ना, तो आज तभी तो ये सारे NRO भी मिले हैं और आज गवर्नमेंट में भी आके बैठे। देखें फिर वीडियोस और ऑडियोज मालूम है कि अमजद साहब इस तरह के नेम कॉलिंग शुरू करेंगे तो फिर आप पता है ना कि वो फिर आप लोगों की तरफ भी, कल ही मैं सुन रहा था राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे। चलें जी अमजद भाई जी। तो जमीर हैदर भाई, बात ये है कि सच तो यही है, अगर कोई माने या ना माने, तो हम तो हमेशा इदारों को, बिल्कुल हम समझते हैं कि इदारों को कौन है मिस्टर एक्स मजबूत होना चाहिए। इदारों को जो है वो कहेंगे आपको पता है दिफा के लिए जो कुर्बानियां दी है। अच्छा अमजद भाई, अली परवेज साहब जिद कर रहे हैं कि मुझे बताएं कौन है मिस्टर एक्स, कौन है मिस्टर वाई। मैं तो बता दूंगा, लेकिन ये भी बता देना जो मैंने आप बताएं, मैं आपको हाँ या ना में कर दूंगा। मैंने तो ये बात नहीं की जो नारे लगवाती थी, जरा वो भी मैं आपको बता दे। तो मरियम साहबा ने कहां पे ये नारा लगाया, आप मुझे चला के दिखा दें, मैं उसका जवाब नहीं लगाया। सामने से लग रहे थे लेकिन खामोश नहीं करवाया। ये सामने से लग रहे थे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के नारे, ये तो डाइस से आ रहे थे। किसको कह रहे थे बताइए ना, मैं आपसे सवाल नहीं, लेकिन फिर सवाल तो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी पूछे थे कि जी आपसे सवाल बनता है कि मेरे हमारे साथ ये क्या। मियां साहब ने जो फूल बयान किए थे वो वीडियो, अपनी वीडियो में वो भी जरा बयान कर दें ना। उन्होंने तो नाम ले दिए थे ना सर जी, वो तो उन्होंने तो नाम ले दिए थे, वो तो लंदन से बैठे नाम ले रहे थे। अच्छा तो वापस आके मिस्टर वाई कौन है भाई बता दो। यहाँ से क्यों नहीं लिए थे, उधर बैठ के, अभी तक फिर वापस क्यों नहीं आ रहे? अच्छा वो आ जाते हैं ना, आप मिस्टर एक्स और वाई का तो बता दें। भी सही ना, आपको नहीं पता इमरान खान साहब ने आपसे मशवरा नहीं किया? अच्छा चलें, एक क्विकली छोटी सी चीज बता दें क्योंकि इस सेगमेंट में मेरे पास टाइम कम है, फिर मैंने अली परवेज से कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेने हैं। मुझे ये बताएं अमजद भाई के ये आप लोग क्यों बाई इलेक्शंस में लड़ रहे हैं, जिसमें आम तासुर ये है कि आप लोगों ने वापस तो आना नहीं है। इमरान खान साहब अगर 9 की 9 सीटें जीत भी जाते हैं तो वो हल्फ उठाने भी नहीं आएंगे, तो फिर क्यों इतना कौम का पैसा जाया करना? क्या सिर्फ मेटल प्रूफ करना है कि यस वी हैव द पावर, स्ट्रीट पावर? जमीर हैदर, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौम का पैसा कौन जाया कर रहे, हम जाया नहीं कर रहे। इन्होंने रजीम चेंज से जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया है ना, वो पता होना चाहिए। अरबों खरबों उड़ गए हैं, तो वो पैसे जाया हुए हैं। इन हलकों पे पैसे जाया नहीं होते। कौम इनको बार बार बता रही है कि हमारा मूड क्या है, और आप जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। कौम बता रही है मुसलसल कि हम क्या चाहते हैं। जनरल अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो अल्लाह की बात है। बाई इलेक्शंस में आना तो नहीं है। चले, मेरे पास वक्त कम है, लास्ट 2 मिनट्स अली परवेज विदाउट एनी क्वेश्चन। अच्छा, गुजारिश ये है कि जो रजीम चेंज का मामला है,
मुझे बताएं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के तो ये फैसले नहीं मानते, तो कम से कम अपने मुंतखब करदा जो सदर पाकिस्तान है उनको तो पहले जाके मना लेना इस रजीम चेंज के फलसफे के ऊपर। उसको वो कहते हैं मेरा सियाको सवार से हटकर और ये जनरल इलेक्शन की तलाश में है ना, जनरल इलेक्शन की तलाश में है ना, ज़िमनी इलेक्शन तो ये एहतजाजन लड़ रहे हैं क्योंकि इनके चंद इस्तीफों को वहां पे कबूल किया गया, यही इनकी बात है ना। तो मुझे बताएं, 1 मिनट का मामला है, सारे 120-25 MNA जो इनके हैं उनको लें जाके राजा परवेज अशरफ साहब के सामने पेश कर दें, असेंबली वहां पे जो इनकी मेंबरशिप है तहलील हो जाएगी। इसके अंदर क्या रुकावट है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। इस चीज में क्या रुकावट है कि पंजाब की असेंबलियों को डिसॉल्व नहीं करना? इस चीज में क्या रुकावट है कि KPK की असेंबलियों को डिसॉल्व नहीं करना? तो आप अपना दोगला बयानियां, क्योंकि आप मराद सारी लेना चाहते हैं, आप चोर दरवाजे ढूंढ रहे हैं वापस असेंबली के अंदर जाने के लिए, तो आपने इस किस्म की ये ओछे हथकंडे आएंगे वापस। आर यू कन्विंस कि आएंगे? अभी बाय इलेक्शन जीत कर आके बैठेंगे? जमीर भाई, बाय इलेक्शन 9 की 9 सीटों में इमरान खान साहब फिर उन पे बाय इलेक्शन। पहले बात यह है कि पहली बात तो ये समझें कि ये जो बाय इलेक्शन हो रहे हैं ना, जिन सीटों पे हो रहे हैं, ये जनरल इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत के, हम एक भी सीट जीतते हैं ना तो हमने इनकी टर्फ के अंदर इनक्रोच किया है, इसका और कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर ये सारी की सारी सीटें भी जीत जाएं तो हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हुकूमत के नंबर्स अपने इंटैक्ट हैं। तो इस चीज को ड्रामेटाइज ना करें। अगर ये मुल्क को इस्लाहात के ट्रैक पे डालना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि हम लोगों की तकलीफ का अजाला कर सकें, अगर ये चाहते हैं सैलाब ज़दगान के लिए हम मिलकर काम करें, तो हम सबको एक एक कदम पीछे लेना पड़ेगा। इसका हल सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर से निकलेगा। ये वहां पे आए, इत्तेफाक राय के साथ बैठ के चंद इस्लाहात करें। ये मईशत को जो आपने ट्रैक के ऊपर डालना है, जो बारूदी सुरंगें शौकत तरीन लगा के गया था, उनको हमारे साथ मिलकर डिफ्यूज करें। और उसके बाद बिल्कुल मैं इनका वकील बन के अपने क़यादत को कहूंगा कि ये जिम्मेदार पार्टी हैं, आए हम इस मुल्क को इलेक्शन के अंदर लेके जाएं और जल्द अज जल्द आपकी मुलाकातें होती हैं। डू यू सी दैट हैपनिंग कि कोई कहीं पे कोई सेनर थॉट है, जिस तरह प्रेसिडेंट ने भी कहा कि अगर मशवरा करते तो मैं उनको कहता। देखिए, प्रेसिडेंट साहब तो अपनी ये स्पेस खुद खत्म कर चुके हैं। जब उन्होंने इस हुकूमत जब ये मुंतखब हुई थी उसके खिलाफ जिस किस्म की कार्रवाइयां की, गुजारिश ये मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि ब्रिंक्समैनशिप से सिर्फ और सिर्फ खुदा ना खास्ता हादसा हो सकता है, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो आए अपनी नीयत, अपनी तरजीहात को ठीक करें और मिलके जिस ऐवान के अंदर आपको लोगों ने मुंतखब किया वहां पे आके उनकी आवाज से आप तनख्वाहें लेते हैं, जहां की बरात लेते हैं, वहां पे आके मसाइल को हल करें। बहुत बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक, न्याजी साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।